इस फोटो में दिखने वाले आदमी का नाम समीम अहमद है और ये एक लड़की को किडनैप करता है और उसके पूरे परिवार को मार डालता है। उस लड़की का नाम सिमरन था। वो उसे 3 साल तक अपने कमरे में कैद करके रखता है और बारी बारी से उसके साथ गैंग करते हैं। ना ही उसे पेट भर खाना देता था और ना ही पीने के लिए पानी। उस रूम में वॉशरूम भी नहीं था। सिमरन को हर चीज़ वो खुले में करनी पड़ती थी और उस रूम से इतनी गंदी दुर्गंध आती थी कि कोई भी आदमी उसमें 5 मिनट नहीं रह सकता। और सिमरन उस कमरे में लगातार 3 साल रही, केवल अपने और अपने परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए और इस इंतजार में कि आखिर एक न एक दिन कोई न कोई जरूर आएगा जो उसे बचा कर वहाँ से ले जाएगा। वेलकम टू द क्राइम फाइल्स। आई एम अक्षत एंड यू आर वॉचिंग द मोस्ट टेरिफाइंग केस ऑफ सिमरन। बिहार के सीतामढ़ी में 4 लोगों का परिवार रहता था, जिसमें मुखिया राजीव कुमार एक प्राइमरी टीचर थे और उनकी पत्नी रीना हाउसवाइफ थी और इनके 2 बच्चे थे, जिनमें लड़के का नाम अमनदीप था और लड़की का नाम सिमरन था। और राजीव टीचिंग के साथ साथ घर में खेती बाड़ी का काम भी करते थे और उनकी पत्नी रीना हमेशा हंसकर बोलती थी कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारे लिए यही बहुत है। और सिमरन के पिता हंसकर यही बोलते थे कि मैं अमनदीप को इंजीनियर और बेटी सिमरन को एक टीचर बनाऊंगा। सिमरन का परिवार आपस में काफ़ी खुश था, लेकिन 2008 में इन 4 लोगों के परिवार में एक 5वां आदमी एंटर करता है, जिसका नाम था मोहम्मद समीम अख्तर। ये अपने आप को एक रिपोर्टर बताता है। अब क्योंकि सिमरन के पिता राजीव टीचर थे तो उनके रिपोर्टर से काफ़ी अच्छी मित्रता हो जाती है। अब एक दिन समीम सिमरन के घर आता है और उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। वो मिठाई का डब्बा राजीव को देता है और बोलता है कि सुना है सिमरन ने क्लास में फर्स्ट किया है। अब ये पहला ऐसा दिन था जब वो सिमरन की माँ से भी बात करता है और इसी दिन से उसकी गंदी नज़र सिमरन के माँ रीना के ऊपर पड़ती है। अब समीम सिमरन के घर रोज आने लगा था। उसका पूरा ध्यान केवल सिमरन की माँ रीना के ऊपर था, क्योंकि राजीव कुमार सुबह स्कूल चले जाते थे तो वो शाम को आते थे, तो रीना और समीम को बात करने का काफ़ी भरपूर टाइम अकेले में मिलने लगा था। और समीम रीना को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाने लगा। उसका हमेशा से यही कहना रहता था कि राजीव तो एक नॉर्मल टीचर हैं, वो आपको कितने ही पैसे देते होंगे, आप मेरे साथ चलिए तो मैं और मेरा पूरा पैसा मान लीजिए आपका ही है। लेकिन रीना कभी इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुई और समीम धीरे धीरे इनके घर का एक अहम हिस्सा बन गया। और जब इनको ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो घर के खर्चों के लिए पैसा हो और चाहे बच्चों की फीस के लिए पैसा हो, समीम हमेशा इनकी मदद करता था। लेकिन समीम का पूरा ध्यान सिमरन की माँ रीना के ऊपर ही रहता था। और एक दिन शाम को जब राजीव कुमार घर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर के पीछे वाले बरामदे में समीम और उनकी पत्नी रीना बैठकर आपस में कुछ धीरे धीरे बात कर रहे हैं। और जब राजीव वहाँ पहुँचते हैं तो समीम ये कहकर टाल देता है कि भाई साहब, हम तो बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रहे थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और उस पूरी रात राजीव को नींद नहीं आई। वो पूरी रात सिमरन से पानी मांग मांग कर पीते रहे और वो पूरी रात सो नहीं पाए। लेकिन सारी हदें तब पार हो जाती है जब राजीव एक दिन घर में एंटर करते हैं और वो क्या देखते हैं कि समीम और उनकी पत्नी रीना आपस में फिजिकल हो रहे थे। और उस वक्त समीम उठता है और राजीव को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन राजीव उस दिन काफ़ी गुस्से में थे और वो समीम को डांटते हुए बोलते हैं कि आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म होता है और तुम आज के बाद मेरे घर पे कभी मत आना। और साथ ही वो अपनी पत्नी रीना को भी समझाते हैं, जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब हमारे बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है, तो तुम शांत रहो और केवल घर में रहो और ऐसे गंदे काम मत करो। और रीना ये बात समझती भी है और उसके बाद से वो समीम से बात करना बिल्कुल बंद कर देती है। और अब राजीव का पूरा परिवार खुशहाल लाइफ जीने लगा, इस बात से अनजान कि समीम की अभी भी रीना के ऊपर गंदी नज़र है और वो रीना को पाने के लिए पूरे परिवार को धीरे धीरे करके मौत के घाट उतार देगा। और आखिर वो मनहूस रात आ ही जाती है जब समीम सिमरन के घर आता है और वो राजीव को तेजी से बोलता है कि भाई साहब, आपके बगल वाली रिश्तेदार की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो आप मेरे साथ चलिए। और राजीव उस शैतानी चेहरे को समझ नहीं पाते हैं। वो तुरंत समीम के साथ भागते हुए उस रिश्तेदार की तरफ जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही एक खेत के पास समीम ने पहले से अपने 2 आदमी तैयार करके रखे थे और राजीव जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनको तेजी से मारा जाता है और उनका गला घोटकर उन्हें वही खेत में फेंक दिया जाता है। और अब पूरी रात बीत जाती है, लेकिन राजीव घर नहीं आते हैं तो उनका पूरा परिवार परेशान होता है और ये बात पूरे गाँव में आग की तरह फैलती है। और गांव वाले राजीव को ढूंढने के लिए पूरा गांव छान मारते हैं, लेकिन राजीव का कोई अता पता नहीं था। और इधर उनका परिवार परेशान था, क्योंकि राजीव इकलौते ऐसे इंसान थे जो कि घर में पैसे कमा कर लाते थे और घर का खर्चा चलाते थे। खैर, पूरे गांव में तलाश करने के बाद कुछ लोग राजीव को ढूंढने खेतों की तरफ जाते हैं और वहाँ खेत में एक शव मिलता है और उसे उठाया जाता है और वो किसी और का नहीं था, बल्कि 2 दिन से गायब राजीव कुमार का शव था। एक हंसते खेलते परिवार के ऊपर ऐसा दुख टूट पड़ता है जिससे वो कभी जिंदगी भर उबर नहीं पाते हैं। और ऐसे दुख में साथ देने के लिए फिर से उस आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम था मोहम्मद समीम अख्तर। और राजीव के जाने के बाद समीम लगभग फिर से उनके घर रोज आने लगा था
और वो फिर से उनके घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया था। अब एक दिन की बात है जब सिमरन का भाई अमनदीप घर से ये बोलकर निकलता है कि माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, बस कुछ ही टाइम में घर वापस आ जाऊंगा। वो घर से बाहर तो जाता है लेकिन घर लौटकर कभी वापस नहीं आता। घर में सिमरन और उसकी माँ रीना अभी भी राजीव को भुला नहीं पाई थी कि मानो दरवाजे पर एक और अनहोनी दस्तक दे रही थी। और ये बात गांव में आग की तरह फैलती है कि पहले इनका बाप गायब हुआ था और अब इनका बेटा गायब हो गया है। और उसके बाद पूरे गांव वाले अमनदीप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और एक खेत में अमनदीप की बॉडी मिलती है। और अमनदीप की बॉडी के साथ सिमरन और उसकी माँ रीना बिल्कुल टूट जाते हैं कि वो अब आगे की लाइफ किसके लिए और किसके सहारे बिताएंगी। और दोनों मौत को पुलिस ने बिल्कुल पूरी तरीके से दबा दिया था। इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और ना ही परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी जाती है। जबकि अमनदीप और राजीव दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के आया था कि दोनों की जान गला घोट कर ली गई है, लेकिन पुलिस इस केस के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देती है। खैर राजीव और अमनदीप के जाने के बाद उस घर में केवल सिमरन उसकी माँ रीना बचती है। और इस बार समीम फिर से आता है और वो फिर से बोलता है कि भाभी जी अब आप मेरे साथ चलिए, अब आप यहाँ पे किसके लिए हैं। और इस बार रीना उसकी बात मान जाती हैं और वो समीम के साथ घर से बाहर निकलती हैं। और 2009 में समीम रीना और सिमरन को लेकर पूर्वी चंपारण के ढाका इलाके में आता है, जहाँ गांधीनगर में वो एक रूम लेता है और वहाँ पे सिमरन और रीना को रखता है। और समीम आसपास के लोगों को यही बोलता था कि वो उसके बीवी और बच्चे हैं और आए दिन वो रीना के ऊपर शादी का दबाव बनाता था, लेकिन रीना उसकी बातों को अब तक बिल्कुल नहीं मानती थी। अब एक दिन सिमरन सुबह उठती है तो उसकी माँ उसके बगल में नहीं थी, बल्कि उसके बगल में था समीम अहमद। अब वो उससे पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है। तब वो सिमरन को बताता है कि तुम्हारी माँ कुछ दिन में वापस आ जाएगी, तुम शांति से यहाँ रहो और तुम्हारे साथ मैं रहने वाला हूँ। और ऐसे करते करते तकरीबन 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रीना अब तक घर वापस नहीं आई थी। और सिमरन इस बार समीम से बोलती है कि मेरी माँ कहाँ है और वो कब वापस आएंगी। तो समीम उसे धमकाते हुए ये बोलता है कि तुम चुपचाप यहाँ रहो वरना मैं तुम्हें जान से डालूंगा। वो मासूम बच्ची एक कमरे में कैद होकर रोज अपने माँ के वापस आने का सपना देखती थी और समीम के जुल्मों को लगातार सहती रहती थी। लेकिन सिमरन का ये सपना कभी सच नहीं होता है और तकरीबन 1 महीने बाद ढाका के खेत में एक लाश मिलती है। और सिमरन का यही मानना था कि वो उसकी माँ की लाश है, लेकिन पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और रिपोर्ट्स में ये लिखती है कि इस लाश की पहचान नहीं की जा सकी। और घर सिमरन अभी भी समीम के कैद में थी और समीम उसे एक कमरे में बंद करके रखता, ना ही उसे खाना देता था और ना ही उसे पीने के लिए पानी, बस इतना खाना पानी कि वो जिंदा रह सके और उनकी हवस को बुझा सके। और अब सिमरन के पास केवल 2 ऑप्शन थे कि पहला कि वहाँ से वो भागने का ट्राई करे, जिसमें 99% ये चांस था कि वो पकड़ी जाएगी और समीम उसे जान से मार देगा। दूसरा वहाँ पे तब तक इंतजार करे जब तक कोई न कोई आकर उसे बचा न ले और उसके परिवार को न्याय न दिला दे। और इसमें सिमरन दूसरा ऑप्शन चुनती है और धीरे धीरे 3 साल तक उनकी कैद में रहती है और उनके जुल्मों को सहती रहती है। और उन बीते 3 सालों में उसके साथ रोज हुआ करता था और एक नहीं बल्कि समीम के कई दोस्त आते थे जो कि सिमरन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे। पर सिमरन ने मन में ठान रखा था कि वो तब तक हार नहीं मानेगी जब तक कोई उसे बचाने नहीं आएगा और वो अपने परिवार और खुद को न्याय दिला कर ही रहेगी। और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब 24 फरवरी 2015 को पुलिस उस घर में रेड मारती है और उसका कारण ये था कि समीम को एक बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार करना था। लेकिन जब पुलिस वाले उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो समीम वहां नहीं मिलता, लेकिन सिमरन वहां मिलती है। और सिमरन ऐसी हालत में थी कि मानो अगर 2-4 दिन और लेट हो जाता तो सिमरन की जान नहीं बचती। खैर पुलिस सिमरन को अपने साथ ले जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करती है और सिमरन के बयान के मुताबिक समीम और उनके दोस्तों को पकड़ा जाता है और आखिर में उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है।